हेलो फ्रेंड्स, मैं दिविशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। आज ही क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट वीडियो में भी जो प्रीवियस एग्जाम के शॉर्ट पेपर थे उनके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। आज भी फिर वैसे ही क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो बात करें क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन है द फिनोमिना एट 8th week of gestation where pulsation are felt in lateral fornix is called as। मीन्स 8th week के अंदर कहना क्या चाह रहा है, एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है कि 8th week के दौरान जब भी लेटरल फॉर्निक्स होता है सर्वाइकल और वेजाइना के बीच में, उनके अंदर जब भी पल्सेशन फील होता है तो उस पर्टिकुलर साइन को अपन किस नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन फर्स्ट है चैडविक साइन, सेकंड वन है गुडल साइन, थर्ड वन है ओसेंडर साइन और फोर्थ वन है हैगार साइन। तो अपना कमेंट जो है आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप। तो उसका राइट आंसर जो है वो क्या होता है कि जब भी पल्सेशन होता है फॉर्निक्स के अंदर उस पर्टिकुलर साइन को अपन बोलते हैं ओसेंडर साइन। बाकी तीन साइन जो ऑप्शन के अंदर और दिए गए हैं। चैडविक साइन का मीन्स होता है कि जनरली ब्लू पर्पल कलर हो जाता है वेजाइना का और सर्विक्स का उस पर्टिकुलर, ये भी जनरली 8th week पे ही होता है और उस पर्टिकुलर साइन को अपन बोलते हैं चैडविक साइन। हैगार साइन और गुडल साइन जो है वो जनरली सॉफ्टनिंग होती है। गुडल साइन के अंदर जनरली सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है अपने को सर्विक्स की, और हैगार साइन के अंदर जनरली यूटेराइन सॉफ्टनिंग जो है वो अपने को देखने को मिलती है। तो यहाँ पूछा क्या गया है कि पल्सेशन अपने को कौन से साइन के अंदर देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ओसेंडर साइन। बात करते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है एडेमेटस एरिया इन द स्कैल्प ऑफ ए न्यू बॉर्न एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर इज कॉल्ड एज। मीन्स अगर लेबर की प्रोसेस जो है उसके अंदर टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेबर प्रोलॉन्ग हो रहा है, उस दौरान स्कैल्प के एरिया के अंदर एडिमा आ जाता है, उस कंडीशन को अपन पर्टिकुलर किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इस प्रकार है अपना फर्स्ट वन ऑप्शन है सिफेलो हेमेटोमा, सेकंड वन है कैपेट सक्सिडिनम, थर्ड वन है इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग और फोर्थ वन है सब ड्यूरल हेमेटोमा। तो अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैपेट सक्सिडिनम। तो तीनों ऑप्शन है, तीनों के तीनों ऑप्शन ब्लीडिंग के हैं। तीनों के अंदर कहीं ना कहीं इंटरनल इंजरी हो रखी है, कोई रप्चर किसी आर्टरी या वेन का हो रखा है, तो ब्लीडिंग के तीनों साइन जो हम ब्लीडिंग के हैं। कैपेट सक्सिडिनम जो होता है उसके अंदर फ्लूइड लीकेज की वजह से अगर लेबर प्रोलॉन्ग है और कहीं पेल्विक कैविटी के अंदर जगह बच्चा फंस रहा है तो जनरली कैपेट सक्सिडिनम एक स्कैल्प के ऊपर एडेमेटस स्वेलिंग आ जाती है और वो ऑटोमेटिकली हील हो जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी कैपेट सक्सिडिनम। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन है द टाइप ऑफ प्ले एग्जिबिटेड बाय द टॉडलर वेयर दे प्ले बाय देमसेल्व्स इन द प्रेजेंस ऑफ अदर चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज। क्या पूछना चाह रहे हैं कि टॉडलर एज के अंदर बच्चे जो हैं प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं और अपने आप में खेल रहे हैं, बल्कि साथ वाले बच्चे उनके साथ ऑलरेडी प्रेजेंट है। पर्टिकुलर एक चाइल्ड वो अपने खिलौनों से खेल रहा है, दूसरा बच्चा वो अपने खिलौनों से खेल रहा है। इस टाइप के प्ले को अपन कौन सा प्ले बोलते हैं। तो ऑप्शन इस प्रकार है, फर्स्ट वन है पैसिव प्ले, सेकंड वन है कोऑपरेटिव प्ले, थर्ड वन है सॉलिटरी प्ले और फोर्थ वन है पैरेलल प्ले। तो राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, पैरेलल प्ले। पैरेलल का मीन्स क्या है, एक बच्चा अपनी लाइन चल रहा है, दूसरा बच्चा अपनी लाइन चल रहा है। मीन्स एक बच्चा अपने टॉयज या अपने खिलौनों से खेल रहा है, लेकिन चाइल्ड जो वहाँ प्रेजेंट है वो दूसरे खिलौनों से खेल रहा है, यानी दोनों का आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। अगर दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है, दोनों एक ही खिलौनों से खेल रहे हैं, वैसे टाइप को प्ले को बोलते हैं अपन कोऑपरेशन प्ले। बट यहाँ टॉडलर के अंदर जनरली अपने को कौन से टाइप का प्ले देखने को मिलता है, पैरेलल प्ले। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए पेशेंट रिसीविंग आईवी फ्लूइड सल्गिश फ्लो रेडनेस एंड टेंडरनेस एट द साइट ऑफ कैन्यूला इंडिकेट। मीन्स एक पेशेंट है जिसको आईवी लाइन लगी है, कैन्यूला लगा है, और वहाँ जब भी ड्रिप चलाई जा रही है तो बहुत ही स्लो जा रही है, फ्लो जो है बहुत ही सल्गिश है, वहाँ टेंडरनेस आ गई है और रेडनेस आ गई है। तो वो किस चीज़ का इंडिकेशन है? जनरली वहाँ कोई वार्मनेस का साइन अपने को देखने को नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं बताया गया है। तो ऑप्शन में क्या क्या है? फर्स्ट वन ऑप्शन है वीनस स्पाज्म, सेकंड वन है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ऑप्शन थर्ड है इन्फेक्शन और ऑप्शन फोर्थ है नर्व डैमेज। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? आंसर जो हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आप। इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वीनस स्पाज्म। देखो काफ़ी क्वेश्चंस जो है कन्फ्यूजिंग होते हैं। अगर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होगा तो अपने को वार्मनेस देखने को मिलेगी, ऐसा एक साइन होता है इन्फिल्ट्रेशन, जहाँ लीकेज होता है उसके अंदर अपने को स्किन जो है कूल दिखाई देती है। इन्फेक्शन के अंदर भी वहाँ अपने को टेम्परेचर जो है वो जनरली बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ऐसी वाली कंडीशन जो साइन दे रखेंगे फ्लो जो है वो सल्गी से या वीक है, टेंडरनेस आ रही है, रेडनेस आ रही है, वो साइन किसके होते हैं कि वीनस जो है वो क्या हो चुका है? स्पाज्म हो चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वीनस स्पाज्म। बात करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है क्रैक्ड पोर्ट साउंड एलिसिटेड while skull percussion indicative of increased intracranial tension is known as। means अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है और इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने के बाद अगर अपन स्कैल्प को परकशन करके देखते हैं, टेपिंग करके जनरली देखते हैं, तो अपने को एक टूटे हुए बर्तन की आवाज़ आती है, क्रैक्ड पॉट की आवाज़ आती है। वैसे वाले साइन को अपन कौन सा साइन बोलते हैं? ये साइन अपन ऑलरेडी हाइड्रोसेफेलस में डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है होमान साइन, सेकेंड वन है रॉम्बर्ग साइन, थर्ड वन है पेरोनियल साइन और फोर्थ वन है मैसवेन साइन। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मैसवेन साइन, जो जनरली अपने को हाइड्रोसेफेलस में देखने को मिलता है। जब भी आईसीपी बढ़ता है तो जब भी अपन हेड को परकशन करके देखते हैं उस कंडीशन के अंदर अपने को क्रैक्ड पोर्ट की आवाज़ आती है, और उस पर्टिकुलर साइन को अपन कौन सा साइन बोलते हैं? मैसवेन साइन। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ डेलिबरेटली एंडिंग ए पर्सनस लाइफ टू रिलीव सफरिंग इज कॉल्ड एस। मीन्स क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डेलिबरेटली ऐसा विचार आया है कि वो अपनी लाइफ को जो एंड करना चाह रहा, आगे अपनी लाइफ जो सर्वाइव नहीं करना चाह रहा, कोई भी मरीज़ ऐसी वो किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है जिसकी वजह से वो बीमारी सहन नहीं कर पा रहा, इतना या पेन हो रहा है, तो वो खुद अपनी लाइफ को एंड करना चाहता है। ऐसे वाले एक्शन को क्या एक्शन बोलते हैं? हालांकि अभी तक ये चीज़ें जो हैं वो इंडिया में लागू नहीं है, या ऐसा करते हैं तो कोर्ट से परमिशन लेनी ज़रूरी होती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन ऑप्शन की। तो ऑप्शन के अंदर क्या क्या है? टॉर्ट, सेकंड वन ऑप्शन है लाइबल, थर्ड वन ऑप्शन है यूथेनेसिया, फोर्थ वन ऑप्शन है सुसाइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूथेनेसिया। अगर पर्सन अपने आप को किल करना चाहता है, बिना किसी रीजन के करना चाहता है, वो एक चीज़ हो गई सुसाइड। बट अगर वो किसी से सफ़र कर रहा है और उस कंडीशन में एक डेलिबरेटली अपना विचार ला रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? यूथेनेसिया बोलते हैं। यूथेनेसिया का मीन्स क्या था? विद द परमिशन अपन किसी से पूछ के फिर लाइफ को एंड किया जाता है, वो कंडीशन कहलाती है यूथेनेसिया। और सुसाइड जो है वो क्या है? बिल्कुल इससे डिफरेंट कंडीशन है। इन पेशेंट खुद ही अपने आप को ख़त्म कर लेता है किसी भी सिचुएशन के अंदर, वो कंडीशन कहलाती है सुसाइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यूथेनेसिया। बात करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7th, व्हेन परफॉर्मिंग द एब्डोमिनल असेसमेंट इन विच ऑर्डर आर गिवन स्टेप आर फॉलोड। मीन्स जब भी अपन एब्डोमिनल कैविटी का असेसमेंट कर रहे हैं तो फॉलोइंग में से कौन से ऐसे स्टेप हैं जो स्टेप वाइज 1 बाई 1 अपन करेंगे, एक स्टेप वाइज। सारे जो स्टेप दिए गए हैं वो किसके हैं? सबके सब फिजिकल एग्जामिनेशन के। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ऑप्शन की। ऑप्शन के अंदर पहला है इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन और पाल्पेशन। ऑप्शन बी है पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। ऑप्शन सी है परकशन, ऑस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन और पाल्पेशन। ऑप्शन डी है इंस्पेक्शन, परकशन, पाल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन।
तो जनरली जब भी अपन किसी पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं एक्सेप्ट एब्डोमेन, तो जनरली इंस्पेक्शन सबसे पहले किया जाता है और ऑस्कल्टेशन सबसे लास्ट में किया जाता है। बट एब्डोमिनल कैविटी के अंदर थोड़ा उल्टा है, सबसे लास्ट में अपने को पाल्पेशन करना है। क्यों? क्योंकि परकशन करके, ऑस्कल्टेट करके, इंस्पेक्शन करके अपन विजुअलाइज करेंगे जनरल कंडीशन क्या है। क्योंकि अगर पाल्पेशन सबसे पहले करेंगे तो पाल्पेशन जनरली डीप होता है और उस पाल्पेशन के अंदर कोई ट्यूमर बना है, कोई अपेंडिसाइटिस हो रखा है, तो उसके रप्चर होने के चांसेस जो हो बढ़ जाते हैं। तो पाल्पेशन अपने को सबसे लास्ट में करना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन। पाल्पेशन एब्डोमिनल कैविटी के लिए सबसे लास्ट में किया जाता है, अदरवाइज इंस्पेक्शन के बाद भी जनरली पाल्पेशन जो है वो करते हैं। बट इन केस ऑफ एब्डोमिनल जो है वो क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। तो ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। 8th क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ अप्लाइंग मॉक इंजरी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेनिंग emergency response team and other medical personnel is called as। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑप्शन क्या क्या है इसके? एग्जिबिट, ऑप्शन बी स्पेसिमेन, ऑप्शन डी मोलास, ऑप्शन डी मॉडल। पूछना क्या चाह रहा है कि अपने को कोई भी मॉक इंजरी जो है वो जनरेट करनी है किसी को सिखाने के लिए, यानी कोई भी मेडिकल टीम है या हेल्थ केयर वर्कर है उसको अपन ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग देने के दौरान पेशेंट के ऊपर कोई भी मॉक इंजरी अपने को आर्टिफिशियली जनरेट करनी है और जनरेट करने के बाद अपने दिखाते हैं। जैसे आर्मी वगैरह के अंदर भी मॉक टेस्ट जो करवाए जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी एक आर्टिफिशियल सिचुएशन जो क्रिएट करी जाती है। यहाँ मतलब क्या है, कोई भी आर्टिफिशियल इंजरी जनरेट कर दी, अब करेंगे कि यहाँ अगर इंजरी है तो आप ड्रेसिंग कैसे करेंगे, इसको कैसे हैंडल करेंगे, ऐसी सिचुएशन जो है वो ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती है। तो ऐसी वाली कंडीशन को अपन पर्टिकुलर किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें अपने आइडियाज़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोलाज। मोलाज का मीन्स होता है कि कोई भी मॉक इंजरी जो है वो जनरेट करी जाती है किसी भी हेल्थ केयर वर्कर को या किसी चीज़ को भी सिखाने के लिए। एक आर्टिफिशियल इंजरी जो है वो अपन जनरेट करते हैं बॉडी के ऊपर या किसी डमी के ऊपर भी हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर किसी भी नर्स को या डॉक्टर को जो है वो क्या करना है। तो ऐसी वाली सिचुएशन को, ऐसी वाली प्रोसीजर को अपन कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? मोलाज। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मोलाज। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की। विच ऑर्गन इज द प्राइमरी साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस इन द फीटस बिफोर मिड प्रेगनेंसी? यानी प्रेगनेंसी का हाफ टाइम जो है उससे पहले फीटल लाइफ के अंदर अगर हेमेटोपोसिस हो रहा है, आरबीसी का प्रोडक्शन या डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन या एक मान के चलो कि ब्लड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो सबसे पहले कौन सा ऑर्गन का प्राइमरी रोल रहता है? तो ऑप्शन इस प्रकार है। फर्स्ट वन ऑप्शन है लंग, सेकंड वन है लीवर, थर्ड वन है बोन, फोर्थ वन है स्प्लीन। तो राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। इसका राइट आंसर जो है राइट आंसर क्या होगा? लीवर। जनरली मिड प्रेगनेंसी से पहले बोन मेरो के अंदर जो है ब्लड का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो ब्लड सेल्स सबसे पहले बनना कहाँ स्टार्ट होती है? जनरली लीवर के अंदर। अगर सबसे पहली बात करी जाए, सबसे पहले आरबीसी या जो ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ बनती हैं, तो उसका आंसर होता है यॉर्क सैक। बट यहाँ ऑप्शन के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, सबसे पहले अगर बनेंगी सेल्स तो यॉर्क सैक के अंदर, अदरवाइज आंसर जो क्या जाएगा? लीवर। बोन मैरो के अंदर है, ब्लड का फॉर्मेशन बहुत लेटर स्टेज के अंदर होता है। बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ हीट रेगुलेशन हीट एक्सचेंज इन एन इंक्यूबेटर? यानी पूछना क्या चाह रहा है, अगर कोई बच्चा है जिसको इंक्यूबेटर के अंदर आपने सुला रखा है या इंक्यूबेटर के ऊपर है, तो जब भी उसके अंदर हीट का एक्सचेंज हो रहा है तो वो कौन से मेथड के थ्रू हो रहा है? तो अपन ये मेथड जो है हीट चेंजेस के टेम्परेचर वाइटल साइन पढ़ा था, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन किस प्रकार है? फर्स्ट वन ऑप्शन है रेडिएशन, बी है कंडक्शन, सी है इवापोरेशन और लास्ट डी है कन्वेक्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कन्वेक्शन। जनरली रेडेंट वार्मर जो होते हैं, एयर कूलिंग जो होती है उसके द्वारा, या हॉट कूलिंग भी हो रही है उसके द्वारा जब भी हीट एक्सचेंज होती है तो कौन से मेथड के थ्रू होती है? कन्वेक्शन मेथड के थ्रू। तो इसका राइट आंसर क्या है? कन्वेक्शन। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर मैनेजिंग फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अपर एयरवे जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, और अपर एयरवे अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन फंस गया, ये मान के चलो किसी ने कोई कोइन है वही जो है वो इंगल्फ कर लिया या इंजेस्ट कर लिया, वो कहीं एयरवे में जाके अटक गया, या कोई भी पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल है जो जाके एयरवे में अटक गया, तो उस कंडीशन के अंदर कौन सा मेथड अपन काम में लेंगे। ऑप्शन इस प्रकार है। फर्स्ट वन ऑप्शन है जाथर्स्ट मैन्युअर, सेकंड वन है हेमलिच मैन्युअर, थर्ड वन है एप्ली मैन्युअर, फोर्थ वन है वाल्साल्वा मैन्युअर। तो राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हेमलिच मैन्युअर। हेमलिच मैन्युअर में क्या करते हैं, जो कोई भी विक्टिम है उस विक्टिम को पीछे से टाइटली जो हक किया जाता है और उसको यहाँ से स्क्वीज करते हैं बॉडी को टाइटली, ताकि जो है वो फॉरेन पार्टिकल वापस से उसी वे से क्या आ जाए, रिगजरेट हो जाए, वापस बाहर आ जाए। तो हेमलिच मैन्युअर जो है वो जनरली काम मिल जाता है। इस कंडीशन के अंदर चेस्ट को पीछे से पकड़ के टाइटली जो है वो स्क्वीज करते हैं, ताकि प्रेशर जब भी नीचे से जनरेट होगा तो जो भी फॉरेन पार्टिकल है वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर हेमलिच मैन्युअर जो है वो क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ माइंड दैट डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग एंड एक्ट एज ए सेंसर ऑफ बिहेवियर इज नोन एज। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, माइंड का ऐसा कौन सा पार्ट है या ऐसी कौन सा मेथड है जिसके थ्रू वो राइट और रॉन्ग को अलग अलग कर सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है, और उसके बाद जो कॉमन सेंस जो है वही वो क्या लेगा, काम में लेगा। तो ऐसा कौन सी स्टेज के अंदर डेवलप होता है। नेक्स्ट स्टेजेस के नाम दे रखे हैं। फर्स्ट वन है लिबिडो, सेकंड वन है ऑप्शन इड, थर्ड वन है सुपर ईगो, फोर्थ वन है ईगो। तो जब भी मेंटली प्रिपेयर हो जाता है आदमी, वेल बींग हो जाता है, राइट और रॉन्ग का वो डिफरेंस करने लग जाता है कि ये चीज़ सही है मेरे लिए, ये चीज़ गलत है, तो वो किस कंडीशन के अंदर या किस स्टेज के अंदर डेवलप होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुपर ईगो। ये सुपर ईगो के अंदर जो है उसके अंदर फुल्ली मैच्योरिटी आती है, वो सही और गलत के बीच में डिफरेंस करना जो है वो सीख जाता है। ईड जो होता है उसके अंदर वो बच्चों की तरह बिहेव करता है, ईगो जो होता है उसके अंदर एक रेशनल देता है पर्टिकुलर चीज़ का, बट सुपर ईगो के अंदर क्या होता है कि एग्जैक्टली वो डिफरेंस क्रिएट करना सीख जाता है कि कौन सी चीज़ उसके लिए सही है, कौन सी चीज़ उसके लिए गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सुपर ईगो। बात करते हैं अपन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोप्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट रोमेटिक फीवर। ये रोमेटिक फीवर का अपने को कीमोप्रोफाइलेक्सिस करना। प्रोफाइलेक्सिस मीन्स और स्प्रेड ना हो या और वर्स्ट कंडीशन ना हो, उससे पहले अपने को ट्रीटमेंट जो है कर देना है। तो उस कंडीशन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी। ऑप्शन है फर्स्ट वन है इथ्रोमाइसिन, सेकंड वन है बेंजाथीन पेनिसिलिन, नेक्स्ट वन है प्रोकेन पेनिसिलिन और लास्ट वन है पेनिसिलिन वी। तो रोमेटिक फीवर के अंदर जनरली ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है ऑप्शन बी बेंजाथीन पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के नाम को लेके कंफ्यूजन नहीं होना, एग्जैक्ट नाम, क्योंकि 3 ऑप्शन के अंदर पेनिसिलिन नाम आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बेंजाथीन पेनिसिलिन। बेंजाथीन पेनिसिलिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है रोमेटिक फीवर के अंदर। जनरली कीमोप्रोफाइलेक्सिस के लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है इन केस ऑफ रोमेटिक फीवर। बात करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड इन GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गन जनरली GERD में अफेक्ट होता है। GERD का मीन्स क्या होता है कि कुछ भी अगर खाया पिया है तो वो वापस से रिगजरेट होकर वापस से उसी रास्ते से ऑरल कैविटी से क्या जाता है, बाहर आ जाता है, कुछ भी लॉन्ग टाइम के लिए स्टे नहीं करता स्टमक के अंदर। तो इसके अंदर ऑप्शन है फर्स्ट वन है ड्यूडेनम, सेकेंड वन है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, थर्ड वन है डायफ्राम, फोर्थ ऑप्शन है पाइलोरस। तो ऑप्शन आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर। तो इसोफेगस होता है उसका लोअर जो स्पिंक्टर होता है, अगर वो काम करना बंद कर दे, उसके अंदर प्रॉपर क्लोजिंग या प्रॉपर ओपनिंग ना हो, और क्लोजिंग नहीं होगा, प्रॉपर टाइटनेस उसके अंदर नहीं होगी, तो जो भी स्टमक के अंदर मटेरियल पड़ा वो वापस से क्या आने लग जाएगा? ऊपर की तरफ आने लग जाएगा। यानी जीआरडी की कंडीशन जो है अपने को जनरली देखने को मिलती है। तो इसोफेगर का लोअर स्पिंक्टर है वो सही से काम नहीं करेगा, तो जीआरडी कंडीशन जो अपने को देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर। बात करते हैं अपन क्वेश्चन 15 लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। क्वेश्चन है हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी लग रहा है देखने में, बट बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि न्यूबॉर्न के अंदर अगर कोई हेमरेजिक डिसऑर्डर हो रहा है तो वो कौन से विटामिन की कमी की वजह से हो रहा है। तो इस केस के अंदर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन सी। राइट आंसर क्या होगा? विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो जनरली अपनी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो होते हैं वो विटामिन के का प्रोडक्शन करने का काम करते हैं। और इस केस के अंदर होता क्या है कि जनरली जीआईटी वो पूरी तरीके से स्ट्राइल रहती है, और जीआईटी अगर पूरी तरीके से स्ट्राइल है तो उसके अंदर नॉर्मल फ्लोरा जनरेट नहीं होते और विटामिन के का प्रोडक्शन जो नहीं हो पाता। विटामिन के का काम होता है क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड जो होता है 7th, 9th और 10th होता है उनका प्रोडक्शन करने का काम करता है। अगर विटामिन के की कमी है बच्चे के अंदर तो हेमरेजिक डिसऑर्डर होने के चांसेस जो वो रहते हैं, इसलिए उसको आर्टिफिशियली बाहर से भी विटामिन के इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है। तो ये था आज का अपना क्वेश्चन सेशन। ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे और प्रीवियस जो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछे गए थे। तो हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से आप कंटिन्यूसली टिल द एग्ज़ाम आप जुड़े रहें। अभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।